इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज विभक्त इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब देखिएगा ये मोटर कैसी होती है। सबसे पहले हमने इसका क्या बना दिया, रोटर। क्या बना दिया, रोटर। ये है रोटर। रोटर का मतलब जो घूमने वाला भाग है। और जो रोटर होता है हमारे पास, ये होता है गिलहरी पिंजरा प्रकार का। कौन सा होगा, गिलहरी पिंजरा प्रकार का। स्क्वायरल केज मतलब है ना, स्क्वायरल केज। और यहां होता है हमारे पास स्टेटर। क्या होता है, स्टेटर। ये स्टेटर है। और ये लगा होता है CS। क्या लगा होता है, CS। CS का मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच। बात नहीं करें, क्या हो गया, अपकेंद्रीय स्विच। क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय स्विच। ये अपकेंद्रीय स्विच हो गया। ये एक विशेष प्रकार का स्विच होता है भाई, जो कि जब मोटर को स्टार्ट करते हैं और मोटर राउंड लेना स्टार्ट करती है, तो राउंड लेते लेते इसके राउंड धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अधिकतम राउंड का 75% प्राप्त करते ही ये स्विच ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ओपन का मतलब यहां से खुल जाता है, और खुलते ही इसमें आगे करंट जाना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। एक विशेष प्रकार का स्विच है ये, कि जो मोटर की अधिकतम घूर्णन गति का 75% होते ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, अपकेंद्रीय स्विच। अभी क्यों लगाया, इसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। पहले देखो इधर, अब हमने यहां पर देखो दो वाइंडिंग लगाई है, और दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पे दिख रही है आपको, 90 डिग्री के। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो फेज विभक्त मोटर होती है उसके स्टेटर पर दो वाइंडिंग होती हैं, वो दोनों वाइंडिंग कितने डिग्री के कोण पर होती हैं, 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। अब दोनों वाइंडिंग जो होती है वो कौन कौन सी होती है, आपने देखा होगा इसमें टर्न कम दिख रहे हैं, इसमें टर्न थोड़े ज्यादा है। और बता देता हूं ताकि आपको और कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है, एक में टर्न ज्यादा होंगे, एक में टर्न क्या होंगे, कम होगा। अब एक बात तो तय हो चुकी है कि जिसमें टर्न कम होंगे वो मोटे तार की बनी होगी, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बार बार, और जिसमें टर्न ज्यादा है वो पतले तार की बनी होगी। ये बात तो क्लियर हो गई कि जो मोटे तार से बनी होती है उसे मुख्य वाइंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो, मुख्य वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मेन वाइंडिंग। ठीक है, और ये जो होती है हमारे पास कहलाती हैं सहायक वाइंडिंग। क्या कहलाती है, सहायक। सहायक का मतलब सहायता कर रही है, केवल किसके लिए, स्टार्ट होने के लिए। क्योंकि स्टार्ट होने के बाद ये स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही क्या होगा, इसमें सप्लाई जाना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और ये कार्य करना क्या कर देगी, बंद। कहने का मतलब ये जो वाइंडिंग है वो केवल स्टार्टिंग अवस्था में ही काम करेगी, बाद में काम नहीं करेगी। स्टार्टिंग में क्यों लगाई, क्योंकि हमें पता है सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, उसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। एक फेज को दो फेजों में बांट रहे हैं, एक फेज को मतलब उसे बेवकूफ बना रहे हैं। इनडायरेक्टली में कहते क्या कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। किसको, मोटर को। उसको नहीं पता कि हमने फेज तो एक ही दिया है। आपने देखो अब घर में एक ही फेज आ रहा ना, लेकिन पंखा सेल्फ स्टार्ट हो रहा कि नहीं हो रहा, क्यों, इसको बेवकूफ बना रखा हमने। इसमें जो मोटर लगी इसको बेवकूफ बना रखा। इसको अंदर जब ऐसा लगता है कि दो फेज आ रहे हैं यार, और ये क्या कर देता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बना देता है। जबकि हकीकत में कितना रहा, एक ही फेज और न्यूट्रली जोड़ रहेगा बाहर तो हमने, लेकिन अंदर जब जा रही है सप्लाई तो दो तरह से जा रही है। एक में टर्न कम लगा दिए, एक में टर्न ज्यादा लगा दिए। एक कतार मोटा रख दिया, एक कतार पतला रख दिया, और दोनों वाइंडिंग अलग अलग लगा दी। तो दोनों में जाने वाली करंट का मान क्या होगा, अलग अलग।
तो उसे क्या लगेगा कि फेज कितने हैं, 2 है, और दोनों से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा तो उससे क्या जनरेट हो जाएगा, टॉर्क जनरेट हो जाएगा, बल आघूर्ण जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से रोटर पर एक बल लगेगा, जिसकी वजह से वो क्या करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। और जब घूम आ जाएगा उसके अंदर, फिर इसको क्या, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। समझ आई बात, ये इसका कार्य सिद्धांत इस प्रकार से। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सहायक वाइंडिंग बोलते हैं, हेल्पिंग वाइंडिंग। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वाइंडिंग। इसी का एक और नाम रखा जाता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसी का एक और नाम है स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या नाम है भाई, स्टार्टिंग वाइंडिंग। नाम पता लगे ना, स्टार्टिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्टार्ट करने का काम कर रही है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, यहां पर हम लोग सप्लाई लगाएंगे फेज और न्यूट्रल। कौन सी सप्लाई लगाएंगे, सिंगल फेज। कौन सी सप्लाई, एसी सप्लाई। बात क्लियर है। और ये रोटर होगा, रोटर कौन से प्रकार का होगा, गिलेरी पिंजरा रोटर होगा, बना लीजिए। हाँ, इस मोटर में सिंगल फेज, इस मोटर में सिंगल फेज स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज का मतलब गिलहरी पिंजरा है ना, रोटर उपस्थित होता है। इस मोटर में सिंगल फेज स्क्वायरल केज रोटर उपस्थित होता है। ब्रैकेट में लिखना गिलहरी पिंजरा रोटर क्योंकि ये रोटर 3 फेज भी होता है और सिंगल फेज भी होता है। तो इसके अंदर जो रोटर होता है वो कौन सा होता है, सिंगल फेज वाला होता है। रोटर उपस्थित होता है जिस पर सिंगल फेज वाइंडिंग की जाती है। जिस पर कौन सी वाइंडिंग करते हैं भाई, सिंगल फेज। जिस पर सिंगल फेज वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, इस रोटर को शॉर्ट सर्किट रोटर भी कहते हैं। पता है ना, मैंने 3 फेज में लिखा था, आपको याद है। इस रोटर को शॉर्ट सर्किट रोटर भी कहते हैं। शॉर्ट सर्किट रोटर भी कहते हैं या धारीदार रोटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, धारीदार, धारीदार रोटर भी कहा जाता है। धारीदार रोटर भी कहा जाता है। धारीदार रोटर भी कहा जाता है। मोटर का घूर्णनशील भाग रोटर है। पॉइंट बना लिखो, रामायण मत लिखो एक ही पेज में, एक ही सेंटर में चलने जा रहे हो ना। मोटर का घूर्णनशील भाग रोटर है, ताकि याद करने में क्या होगी, आसानी होगी, है ना। मोटर का घूर्णनशील मतलब घूमने वाला जो भाग है वो क्या है, रोटर है। अगला पॉइंट, मोटर का स्थिर भाग स्टेटर कहलाता है। मोटर का स्थिर भाग स्टेटर कहलाता है। जिस पर सिंगल फेज वाइंडिंग की जाती है। जिस पर सिंगल फेज वाइंडिंग की जाती है। जिस पर सिंगल फेज वाइंडिंग की जाती है। सिंगल फेज वाइंडिंग की जाती है। देख लिया, सिंगल फेज वाइंडिंग की जाती है। अगली लाइन से लिखो, स्टेटर पर 2 प्रकार की वाइंडिंग करते हैं।
स्टेटर पर दो प्रकार की वाइंडिंग करते हैं। स्टेटर पर दो प्रकार की वाइंडिंग करते हैं। और दो प्रकार की कौन कौन सी बताओ? एक तो मेन वाइंडिंग और एक होगी सहायक वाइंडिंग, है ना। सहायक वाइंडिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग। नाम से पता लग रहा है स्टार्टिंग का मतलब स्टार्ट करने वाली, है ना। और मेन वाइंडिंग का मतलब ये हमेशा काम करेगी, शुरुआत में भी काम करेगी और बाद में भी काम करेगी, ठीक है। तो पहले लिखो मेन वाइंडिंग, फर्स्ट नंबर डाल के लिखो मेन वाइंडिंग, और सेकंड नाम लिखो स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो आपसे पूछा जा सकता है सिंगल फेज मोटर के स्टेटर पर कौन कौन सी वाइंडिंग होती है, तो क्या बताओगे? मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है ना। लिख लिया भाई? अगली पॉइंट से लिखो दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के लंबवत होती हैं। लंबवत का मतलब 90 डिग्री कोण पे। दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के लंबवत होती हैं। दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के लंबवत होती हैं। लंबवत होती हैं। लंबवत का मतलब 90 डिग्री के कोण पर, ठीक है ना। अगला पॉइंट, अब ये वाइंडिंग क्या है इनके बारे में लिखा रहा हूं मैं, देखो मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग स्टेटर पर अधिक गहराई में उपस्थित होती हैं, मतलब नीचे ही होती है ना, अधिक गहराई में उपस्थित होती हैं। अधिक गहराई में उपस्थित होती हैं। मोटे तार तथा कम टर्न की बनी होती हैं। मोटे तार तथा कम टर्न की बनी होती हैं। मोटे तार तथा कम टर्न की बनी होती हैं। मोटे तार तथा कम टर्न की बनी होती है। वही आ गया, मोटा है तो छोटा है, मोटा है तो छोटा, छोटा है जब भी तो टर्न क्या बन रहे हैं? कम बन रहे हैं, है ना, ठीक है। आगे लिखो, इसी में लिखना है ना, मोटे तार तथा कम टर्न की बनी होती हैं ताकि इसके प्रतिरोध को क्या रखे भाई? कम या ज्यादा? कम। ताकि इसके प्रतिरोध को कम रखा जा सके। ताकि इसके प्रतिरोध को कम रखा जा सके। और इसका इंडक्टेंस उच्च रखा जा सके। इंडक्टेंस का मतलब प्रेरकत्व, ठीक है भाई। और इसका इंडक्टेंस उच्च रखा जा सके। इंडक्टेंस मतलब प्रेरकत्व। तो एक बात दिमाग में फिट कर लो, जिसका प्रतिरोध कम होता है ना, उसका इंडक्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा बनाया जा सके। भाई जिसका इंडक्टेंस ज्यादा होता है उससे चुंबकीय क्षेत्र भी क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा, ठीक है ना भाई। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखो, स्टार्टिंग वाइंडिंग कम गहराई में उपस्थित होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग कम गहराई में उपस्थित होती है। कम गहराई का मतलब क्या हुआ? ये किसके ऊपर होगी? मेन वाइंडिंग के ऊपर होगी। लेकिन कैसे होगी? जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग वाइंडिंग ऐसे लगाई है, तो मेन वाइंडिंग को कैसे लगाओगे? ऐसे, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसे, है ना। ये नीचे की साइड कौन है? मेन वाइंडिंग। ऊपर कौन होगी? स्टार्टिंग वाइंडिंग। और ऐसे होगी, मतलब एक को ऐसे लपेट रखा है और एक को ऐसे लपेट रखा है। समझ गए ना बात आप लोग? ठीक है, लिखिएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग कम गहराई में उपस्थित होती है। पतले तार तथा अधिक टर्न की बनी होती हैं। पतला है तो लंबा है। पतले तार तथा अधिक टर्न की बनी होती है। पतले तार तथा अधिक टर्न की बनी होती हैं। और जब पतले तार की होगी तो बताओ प्रतिरोध कम होगा कि ज्यादा होगा? बिल्कुल, तो लिखिएगा इसका प्रतिरोध अधिक होता है।
इसका प्रतिरोध अधिक होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है और प्रेरकत्व क्या होगा भाई, कम होता है या निम्न होता है। और प्रेरकत्व मतलब इंडक्टेंस कम होता है और प्रेरकत्व कम होता है, प्रेरकत्व कम होता है। तो जब प्रेरकत्व कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या बनाएगी, कम बनाएगी, है ना, बस ठीक है। अगला पॉइंट, लिखो स्टार्टिंग अवस्था, लिखो स्टार्टिंग अवस्था, स्टार्टिंग अवस्था। अब देखो स्टार्टिंग अवस्था का मतलब जब मोटर को हम स्टार्ट करेंगे ना उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखो इधर देखना, जब मोटर को स्टार्ट करेंगे तो बताओ मुझे, क्या मेन वाइंडिंग काम करेगी, इन करेगी, करेगी, और स्टार्टिंग वाइंडिंग ये भी करेगी। जब दोनों ही वाइंडिंग काम करेगी तो दोनों का प्रतिरोध मिलाकर प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। और जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो पावर फैक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मैंने बोला था आपको प्रतिरोध पर क्या डिपेंड करता है, पावर फैक्टर। और जब पावर फैक्टर बढ़ जाता है तो टॉर्क का मान बढ़ जाता है, याद है ना, बलागुण का मान बढ़ जाता है। जैसे हमने याद हो तो सर्पी वाली मोटर पड़ी थी 3 फेज, उसमें हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा प्रतिरोध जोड़ा था बाहर से। क्यों जोड़ा था एक्स्ट्रा प्रतिरोध, ताकि रोटर का प्रतिरोध बढ़ सके, और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो उसका पावर फैक्टर बढ़ सके, तो उसका टॉर्क बढ़ सके, ताकि उसे किसी भी प्रकार के लोड पर स्टार्ट किया जा सके। याद है ना आपको। तो उसी प्रकार से यहां पर भी वही हम लोग कर रहे हैं कि यहां पर एक वाइंडिंग तो थी सेम, एक वाइंडिंग और जुड़ गई तो दोनों का मिलाकर प्रतिरोध के मान में क्या हुई, वृद्धि हुई। और जब प्रतिरोध बढ़ने से क्या बढ़ गया, पावर फैक्टर बढ़ गया, और पावर फैक्टर बढ़ने से क्या बढ़ गया, क्या बढ़ गया, टॉर्क, चुंबकीय आघूर्ण, इसे कह सकते हैं बल आघूर्ण, उसके मान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और वृद्धि होने की वजह से मोटर पे क्या लगेगा, एक बल आघूर्ण लगेगा और घूमने लग जाएगी। मोटर क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब मोटर स्टार्ट हो गई, वो घूमने लग गई, धीरे धीरे उसके रोटेशन बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अधिकतम का कितना हो जाएगा, 75%, 75% जब वो घूर्णन गति प्राप्त कर लेगी तो क्या होगा, जो ये अपकेंद्रीय स्विच लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब बंद होते ही स्टार्टिंग वाइंडिंग कार्य करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। समझ गए बात। और तो फिर रनिंग अवस्था में केवल केवल कौन काम करेगी, मुख्य वाइंडिंग काम करेगी। क्लियर है सबको। चलिए लिखिएगा आगे, स्टार्टिंग अवस्था में लिखना, स्टार्टिंग अवस्था में स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा मुख्य वाइंडिंग दोनों कार्य करती हैं, दोनों कार्य करती हैं जिससे स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च होता है, जिससे स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च होता है, स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च होता है, स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च होता है, ठीक है। उसके बाद लिखो रनिंग अवस्था, रनिंग अवस्था रनिंग अवस्था में केवल रनिंग अवस्था में केवल रनिंग अवस्था में केवल मुख्य वाइंडिंग कार्य करती हैं, केवल मुख्य वाइंडिंग कार्य करती हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग कार्य नहीं करती हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग कार्य नहीं करती हैं।
अब जब दो वाइंडिंग की जगह एक ही वाइंडिंग करेंगे तो प्रतिरोध घटेगा नहीं घटेगा भाई? घट जाएगा। प्रतिरोध घटने से क्या होगा? पावर फैक्टर डाउन हो जाएगा, और पावर फैक्टर डाउन होते क्या होगा? टॉर्क कम हो जाएगा, बल आघूर्ण कम हो जाएगा, है ना। लिखो, क्या लिखा आपने? स्टार्टिंग वाइंडिंग कार्य नहीं करती है, अतः रनिंग टॉर्क का मान निम्न होता है। निम्न का मतलब कम होता है, लो होता है। अतः रनिंग टॉर्क का मान निम्न होता है। किसकी अपेक्षा? किसकी अपेक्षा? स्टार्टिंग अवस्था की अपेक्षा, है ना। हाँ भाई, दो अवस्था हो गई ना, एक तो स्टार्टिंग अवस्था होगी और एक रनिंग अवस्था हो गई। तो स्टार्टिंग में तो दो वाइंडिंग होने की वजह से टॉर्क ज्यादा था, तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि भाई फेज विभक्त मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क होता है क्या? उच्च। रनिंग टॉर्क होता है निम्न। आपसे पूछ लेगा फेज विभक्त मोटर में स्टार्टिंग अवस्था में कौन सी वाइंडिंग कार्य करती है? मुख्य वाइंडिंग भी करती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी काम करती है, इस प्रकार से, है ना। रनिंग अवस्था में कौन सी कार्य करती है? केवल मेन वाइंडिंग। कौन काम नहीं करती है? स्टार्टिंग वाइंडिंग काम नहीं करती, इस प्रकार। रनिंग अवस्था का टॉर्क कैसा होता है? निम्न होता है। समझ गए ना, हर लाइन एग्जाम का प्रश्न है, कहने का मतलब क्लियर है। रनिंग टॉर्क निम्न होता है, क्लियर। इसके बाद एक नोट डाल के लिखो यहीं पर, नोट 500 का डालो, 1000 बंद हो गए, 2000 बंद हो गए, है ना। 2000 का डालने का कोई मतलब नहीं है कि नहीं है? लिखो, नोट में लिखना, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में अपकेंद्रीय स्विच जुड़ा होता है। अपकेंद्रीय स्विच जुड़ा होता है। अपकेंद्रीय स्विच जुड़ा होता है। अपकेंद्रीय स्विच जुड़ा होता है, जो एक विशेष प्रकार का स्विच है। जो एक विशेष प्रकार का स्विच है। विशेष प्रकार का स्विच है। जैसे ही मोटर अपनी अधिकतम घूर्णन गति का 75%, अधिकतम घूर्णन गति का 75% घूर्णन प्राप्त कर लेती है, तो यह स्विच ऑफ हो जाता है। ऑफ का मतलब क्या हो गया? ओपन हो जाएगा भाई, है ना। ऑफ का मतलब बंद हो जाता है ना। ऑफ हो जाता है। ऑफ इसलिए बोला मैंने, बंद क्यों नहीं बोला? नहीं तो बंद सर्किट समझ जाओ आप लोग, गलत हो जाए ना। कभी बंद का मतलब यहाँ पे चालू से होता है ना। इसलिए ऑफ हो जाता है मतलब स्विच बंद हो गया एक तरह से ना। ऑफ हो जाता है अर्थात ओपन हो जाता है, ओपन हो जाता है, जिससे स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाने वाली करंट का मान, स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाने वाली करंट का मान रुक जाता है। मतलब उसमें धारा प्रवाहित होना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक है भाई। तो ये अपकेंद्रीय स्विच एक विशेष प्रकार का स्विच होगा, जो कि क्या होगा? 75% जो घूर्णन गति प्राप्त कर लेगी मोटर, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है। इसके बाद नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखिएगा, इस मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए, इस मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए, घूर्णन दिशा बदलने के लिए, इस मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग
या का मतलब समझ रहे हो, दोनों में से कोई एक, भाई ध्यान रखना है ना, या रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल परिवर्तित कर दें। दोनों के नहीं करने, दोनों के करोगे तो क्या होगा, वापस उसी दिशा में घूमने लग जाएगी, है ना। रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल परिवर्तित कर दें, या पर अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, क्योंकि दोनों में से किसी एक के टर्मिनल बदलने हैं आपको, दोनों के नहीं बदलने, क्योंकि दोनों के बदल दोगे तो जिस दिशा में घूम रही थी वापस उसी दिशा में घूमने लग जाएगी। और डीसी मोटर के अंदर भी लिखाया था, याद होगा आपको मैंने, किसकी, फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर, दोनों में से किसी एक के करने हैं, है ना। टर्मिनल परिवर्तित कर दें, ठीक है, ठीक है। ये आज तक, बाकी मिलते हैं हम लोग कल। धन्यवाद। सैम बंद कर दो इसको, बंद कर दो बेटा, बंद कर दो।